देखिए भाई, इक्विलिब्रियम की लास्ट क्लास है, आज इक्विलिब्रियम खत्म कर देंगे। स्वयं बोर्ड पे देखो। तो भाई बात ऐसी है कि एक तो मैं आपको कुछ चीज है जो पहले छोटी हुई थी, पहले वो बताऊंगा, फिर इसका लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डाला भी गया उस टॉपिक को, आता है एग्जाम के लिए। देखिए क्या है, मान लीजिए कि किसी केस में मैंने कोई रिएक्शन लिखी, हमें रुक जाओ, ए कोई सॉलिड है, उसको मैंने इक्विलिब्रियम में आया, और बी एक्वस है और सी भी एक्वस है। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा। एक चीज सॉलिड है प्योर, और एक हमारा जो बी और सी है बेसिकली जो ए से टूट के बना है, वो क्या है, बोलो, एक्वस है। एक्वस का मतलब होता है जब कोई चीज पानी में मौजूद हो। तो देखिए, जब कोई चीज पानी के अंदर होगी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, ढंग से सुनना। तो आपने कोई चीज पानी में मिलाई, जैसे कि इसमें बी के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं और सी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो ये एक्वस है, मतलब कोई चीज पानी के अंदर मौजूद है। अब जब कोई चीज पानी के अंदर मौजूद होगी तभी तो आप उसकी कंसंट्रेशन बताओगे ना। हम जो यहाँ पर लिखते हैं, तुम लोग जो फॉर्मूला लिखते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, वो क्या होता है जरा बताओ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला तो लिखते हो बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन अपॉन में बोलो क्या, ए की कंसंट्रेशन, ऐसी तो लिखते हो ना आप लोग। और जो कंसंट्रेशन होती है तो अब आप किसमें लिखते हो, मोल पर लीटर में। याद करो, जितने भी कंसंट्रेशन लिखी जाती है ना, दे आर रिटन इन मोल पर लीटर। उसको हटा दो, हटा दो, दूसरी बढ़ कंसंट्रेशन किसी और चीज को नहीं बच्चों, मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहा जाता है। ढंग से सुनिएगा। और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब कि किसी भी कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है, कि अगर आप लोग बोलेंगे ए का कितना कंसंट्रेशन है, बी का कितना कंसंट्रेशन है, थोड़ा सा याद करो एक बार, जब मैं वाटर वाला तुम्हें केस करवा रहा था तो मैंने बताया था कि H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है, OH माइनस कंसंट्रेशन कितनी है, कितनी, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। लिखा था मैंने कि इस 1 लीटर पानी पर इतने मोल बी का है, तो मैं बोलूंगा बी की कंसंट्रेशन है 2 मोल पर लीटर, सी की कंसंट्रेशन है 5 मोल पर लीटर, जो भी है वटएवर। इसका मतलब यह है कि इस पानी के अंदर अगर मैं किसी चीज की कंसंट्रेशन बता रहा हूं तो किसमें बताऊंगा, मोल पर लीटर में। जैसे मैंने पानी में चीनी मिला दी, तो मैं चीनी की कंसंट्रेशन कैसे बताऊंगा, मैं कहूंगा इस पानी के हर 1 लीटर पर इतने मोल चीनी के पार्टिकल्स हैं। नमक मिला दिया तो हर 1 लीटर पर इतने नमक के पार्टिकल्स हैं। मींस कंसंट्रेशन जब किसी की बताई जाती है तो वो किसके लिए बताई जाएगी, जब कोई चीज हमने पानी में मिलाई यानी एक्वस सॉल्यूशन में मिलाई, तो हम लोग बताएंगे कि वो कितना है पर लीटर पर, कितने वॉल्यूम पर कितने उसके सॉल्यूट मौजूद हैं। मेरा कहने का क्या मतलब है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। बात यह है कि जब कोई चीज एक्वस मीडियम में मौजूद होती है यानी पानी के अंदर मिलाई जाती है, तभी उसकी कंसंट्रेशन बताई जाती है। देखो मत में लिखने का कुछ हो गया ही नहीं, तभी उसकी कंसंट्रेशन बताई जाती है मोल पर लीटर में। समझने की कोशिश करना। लेकिन अब आप मुझे बात बताओ, मेरे पास कोई सॉलिड चीज है, मेरे पास आयरन की रॉड है, समझ रहे, मेरे पास कार्बन की कोई चीज है। अब तुम इनकी कंसंट्रेशन बताओ, कैसे बोलोगे, बोलो जरा। ये सॉलिड है, सॉलिड है, बताओ इसकी क्या कंसंट्रेशन बताओ, कितने मोल पर लीटर। अरे किसी चीज में मौजूद थोड़ी ना है, कंसंट्रेशन किसकी बताओगे, पानी में नमक डाल दिया, आप नमक की कंसंट्रेशन बताओगे, पानी में चीनी मिला दी, चीनी की कंसंट्रेशन मिलाओगे, पानी में ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बताओगे कि कितने कितने मोल्स हर लीटर पर है, यही तो बताओगे ना आप लोग। लेकिन मेरे पास ये पेन है, मतलब उसकी क्या कंसंट्रेशन, इसको कैसे बताओगे मोल पर लीटर में, किसी में मिला है थोड़ी ना, मैंने ये समझ रहे हैं। तो प्योर सॉलिड जो होते हैं उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं होता है, समझने की कोशिश करना। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर कभी भी सॉलिड करके कोई स्टेट दिया हुआ है ना, तो उसका कोई कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पानी में है ही नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सो प्योर सॉलिड चीजों का आप कैसे बताएंगे कितने मोल पर लीटर। अरे कंसंट्रेशन तो उन चीजों को बताओगे जो एक्वस मीडियम में है, जो पानी के अंदर डली हुई है। समझे मैंने क्या कहा। अच्छा प्योर लिक्विड का बताओ, प्योर लिक्विड का बताओ। ये हो गया प्योर सॉलिड, एक बार समझते हैं। ये प्योर सॉलिड, एक प्योर लिक्विड लेते हैं। मान लो कि पूरा का पूरा पानी ही है, ये पूरा का पूरा पानी है। अब बताओ क्या कंसंट्रेशन बोलेंगे, प्योर पानी की क्या कंसंट्रेशन होगी। अरे जब तक कुछ मिलेगा नहीं उसके अंदर, जब तक इसके अंदर कुछ मिलाया ही नहीं, तब तक इसकी कंसंट्रेशन की बात भी नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान,
जब तक इस पानी में कुछ मिलाया ही नहीं है तब तक तो इसकी कोई कंसेंट्रेशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। सो व्हेन समथिंग इज प्योर तब तक उसकी कोई कंसेंट्रेशन मायने नहीं रखती है। इसका मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड किसी के ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको उसकी कंसेंट्रेशन को या तो लेना ही नहीं है, या लेना है तो 1 लेना है, या लेना है तो बोलो क्या लेना है, 1 लेना है। समझने की कोशिश करना बच्चों। तो आप लोगों को ये जो दिया हुआ है ना, इसको आपको ऐसे भले ही लिख दो, या तो सीधा ही ऐसे लिखो कि मैं बी की कंसेंट्रेशन लूंगा और सी की कंसेंट्रेशन लूंगा, ए की कंसेंट्रेशन लूंगा ही नहीं। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसका सिर्फ बी की कंसेंट्रेशन, सी की कंसेंट्रेशन, ए नहीं लूंगा। लेकिन ये कब करना है बोलो, जब आपकी कोई चीज प्योर सॉलिड है या प्योर लिक्विड है, और अदर सब केसेस में आप कंसेंट्रेशन लेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? आप नहीं लिखा होगा ना एस और एल, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसे ले लिया गया, मान लीजिए कि केसी का जो कंसेंट्रेशन आपने लिया, वो बी का कंसेंट्रेशन, सी का कंसेंट्रेशन और ए का कंसेंट्रेशन ले लिया। सो हियर आपको सिंस ए इज अ प्योर सॉलिड, सिंस ए इज प्योर सॉलिड, तो ए का कंसेंट्रेशन आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा, ताकि वो उस पर इंपैक्ट ना डाले उस रिजल्ट पे। अगर मैं 1 मान लूंगा तो इस एक्सप्रेशन पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सीधा आपको केसी का वैल्यू हो जाएगा बी का कंसेंट्रेशन और बोलो क्या, सी का कंसेंट्रेशन। तो ये बात ना चैप्टर के बीच में बहुत थोड़ी सी जगह पे लिखी हुई है, लेकिन ये जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी किसी रिएक्शन के अंदर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड मिले, तो आप लोगों को बस उसका कंसेंट्रेशन या तो 1 लेना है या उसको फॉर्मूले में इंक्लूड ही नहीं करना है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। हो पाएगा? और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्या इसका लॉजिक क्लियर हो गया आप लोगों को? देखिए, कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कितना सोल्यूट है कितने वॉल्यूम में। तो कंसेंट्रेशन हमेशा उन चीजों का होगा जब किसी चीज को पानी में मिलाएंगे। पानी में नमक मिलाया तो नमक का कितना कंसेंट्रेशन है, पानी में मैंने कुछ और चीज शुगर मिलाया, शुगर का कितना कंसेंट्रेशन, ग्लूकोज मिलाया उसका कितना कंसेंट्रेशन है। बट लेकिन अगर कोई चीज प्योर फॉर्म में अब तक पानी में गई नहीं है, तब तक उसका कोई कंसेंट्रेशन बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब ही नहीं बनता कंसेंट्रेशन का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया मेरी बात समझ, है ना? क्लियर। अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, solubility of salts and their solubility product। आखिरी 3-4 सालों से देख रहा हूँ ये वाला टॉपिक आया था एग्जाम के अंदर, सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना? तो देखना जरा क्या होता है। अब मुझे बताइए, किसी सॉल्ट को हम किसी पानी में मिला रहे हैं, क्या लगता है सारे सॉल्ट पानी में उतने ही सोल्यूबल होंगे? कोई ज्यादा सोल्यूबल होता है और कोई कम सोल्यूबल होता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कोई सॉल्ट तो ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है पानी के अंदर और कोई कम सोल्यूबल होता है, ठीक है? सभी सॉल्ट्स बराबर सोल्यूबल नहीं होते, तो वहां पर सोल्यूबिलिटी की बात करी जाएगी। अच्छा, किसी का सोल्यूबिलिटी हम कैसे पता लगाएंगे? मैं कैसे पता लगाऊंगा कि पानी में इसकी सोल्यूबिलिटी इतनी है? तो हम उसको पानी में घोल के देखेंगे, पानी में क्या करके देखेंगे, घोल के देखेंगे, और उसका मैक्सिमम जितना भी अमाउंट उसमें घुल सकता है। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बताओ, पानी के अंदर क्या तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास 1 गिलास पानी है, क्या मैं उसमें इनफाइनाइट चीनी घोल सकता हूँ? लगता है तुम लोगों को? आपको भी पता है कि कुछ अमाउंट के बाद ना चीनी घुलना ही बंद हो जाती है। आप घुमाते रहते बट चीनी नहीं घुलती, क्योंकि वो एक मैक्सिमम कंसेंट्रेशन बनेगा, उसके बाद वो चीनी नहीं घुलेगी, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जितना घुल रहा होता है। ये मैंने तुमसे इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं करा, लेकिन ऐसा इक्विलिब्रियम भी आता है कि आपने पानी के अंदर किसी चीज को घोलना स्टार्ट किया। सुन लीजिए पूरी बातें। ये बात तो हालांकि पेपर में पूछेगा नहीं, पूछेगा कुछ और, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। ये मेरे पास सॉल्वेंट है और इसके अंदर मैं चीनी को घोलने लग रहा हूँ, तो चीनी घुलती है एक स्टेज तक घुलती है, उसके बाद वो घुलना बंद हो जाती है। आपने महसूस भी किया होगा कि आप उसको घुमाए जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं घुल पा रही उसके बाद, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आ जाता है जिसके बाद जितनी चीनी घुल रही होती है उतनी ही चीनी वापस से सॉल्यूशन से बाहर आ रही होती है। उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन बराबर रेट से चल रहा होता है। इक्विलिब्रियम वाला सीन है भाई, कुछ नहीं है। तो आप लोग बस इतना समझिए कि अगर कोई बोले कि किसी चीज की सॉल्युबिलिटी कितनी है, तो हम बोलेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो हमारे सॉल्वेंट के अंदर पर लीटर पे डिसॉल्व हो सकता है। हमने पाया इसमें चीनी घोलते गए स्टेज के बाद घुलना बंद हो गई, तो हमने पाया उस वक्त पर इसके हर लीटर पर 3 मोलर कंसंट्रेशन है शुगर की। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब शुगर नहीं घुल पा रही है, हमने पाया कि अब शुगर नहीं घुल पा रही है, और उस वक्त इसके हर लीटर पर कितने शुगर पार्टिकल्स हैं? शुगर मतलब होता है C12H22O11। इससे कम तो हो सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम अमाउंट था जो हमने पाया कि डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब कि पानी के अंदर 1 लीटर पर मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हो सकता है शुगर का, वो कितना है? बोलो 3 मोल। तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। इसकी बोलो क्या होगी? इस बात को समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में टिपिकल लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल बढ़िया लगेगा, समझ में आ जाएगा इजीली।
तो मैंने बोला कि मैं किसी चीज को घोलूंगा और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट उसका उसमें घुल सकता है पर लीटर पे, वो उसकी बोलो क्या कही जाएगी, सॉल्युबिलिटी। शुगर की सॉल्युबिलिटी होगी 3 मोल पर लीटर। अब कोई अदर सॉल्यूट है जो इससे भी ज्यादा घुल सकता है पर लीटर पे, तो उसकी हो सकती है 4 मोल पर लीटर, कोई इससे कम घुल सकता है 2 मोल पर लीटर। सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इन अ पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, हम बोलेंगे उसकी बोलो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। समझ में आ रही है वाली चीजें, नहीं आ रही है ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, एक बार मुझे एनसीईआरटी दिखाने एक टेबल में एक चीज दिखाता हूँ। द मैक्सिमम अमाउंट of the solute that can be dissolved is called its solubility। तो मुझे बताओ अगर मैं किसी चीज की solubility क्या लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात को, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, हाँ भाई अंकित, मैं अगर बोल रहा हूं solubility of sugar C12H22O11, मैं ऐसी एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, और टेम्परेचर भी बोलना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात होती है, at 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। मान लेते मैंने बोला इसका जो ये हो सकता है रियल वैल्यू से मैच ना करे, भाई 3 मोलर बोला मैंने, इसका क्या मतलब है जरा मुझे बताओ, इसको पढ़ के बताओ क्या है। सॉल्युबिलिटी ऑफ द शुगर एट 298 केल्विन इज 3 मोलर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है उस वक्त पर शुगर का जो मैक्सिमम अमाउंट, क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपको बताती है मैक्सिमम अमाउंट, क्या बताती है बोलो, मैक्सिमम अमाउंट जो शुगर का डिसॉल्व हो सकता है पर लीटर पर, बिकॉज इस कैपिटल एम का मतलब भूलिए मत, इस कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर, और 1 मोल आपको पता है, 1 मोल आपको पता है, नहीं है तुम्हें? तो अगर कोई बोले कि सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर एट दिस टेंपरेचर इज दिस मच, इसका मतलब क्या बोलो, 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई शुगर को घोलना शुरू करेगा तो पानी के अंदर कितना घुल पाएगी बोलो, हर लीटर पर 3 मोल से ज्यादा नहीं घुल पाएगी। अरे समझ नहीं आ रहा, प्रेम नहीं है बात में। अच्छा मैंने तापमान जरूरी क्यों बोला, जरा मुझे एक बार बताइए बच्चा। क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको पता है वाटर थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, जगह थोड़ी ज्यादा बन जाएगी उसके अंदर, और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी के मॉलिक्यूल्स खुलेंगे। आपको पता है गर्म चीजों में चीजें जल्दी खुलती हैं। चाय के अंदर किसी ने आज तक ऐसे घुमाया क्या? नहीं ना, गर्म होता है, पार्टिकल्स खुल जाते हैं, इजीली सॉल्युबिलिटी हो जाती है। ठंडे पानी में चीनी घोल के देखो लगे रहते तो खुलती है, होता है कि नहीं होता? चाशनी बनाते वक्त वो क्या करता है, पहले गर्म करता है सॉल्यूशन ताकि चीनी अच्छे से घुले उसके अंदर। तो ये इतने टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो 3 मोल से ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो सकती है। बट सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में हर लीटर पर कितना उसका मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी सॉल्युबिलिटी। क्लियर हुआ या नहीं? पक्की बात है। मैं आपको बुक से एक छोटी सी चीज दिखाता हूं, फिर मैं अपने एग्जैक्ट मुद्दे पे आता हूं जो मेरे को बताना है जरूरी जो है। हमने 3 कैटेगरी बनाई सॉर्ट्स की, एक कैटेगरी 1, एक कैटेगरी 2, एक कैटेगरी 3। एक थे सॉल्युबल, एक थे स्लाइटली सॉल्युबल, और एक थे स्पैरिंगली सॉल्युबल। स्पैरिंगली मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं, आते नहीं बच्चों। इनकी जो सॉल्युबिलिटी थी पहले वालों की वो 0.1 मोलर से ज्यादा है। मतलब जिन जिन की सॉल्युबिलिटी कितनी मिल जाए आप लोगों को, 0.1 मोलर से ज्यादा। 3 मोलर तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं आप लोगों को, लेकिन 0.1 मोलर भी बहुत ज्यादा होता है। 0.1 का मतलब होता है 0.1 मोल मिल जाए हर लीटर पर। अरे 1 मोल का 1/10 है। एक तरीके से इतने पार्टिकल्स अगर किसी के डिसॉल्व हो जा रहे हैं ना पर लीटर पर, तो वो क्या है, ठीक ठाक सॉल्युबल है, बढ़िया सॉल्युबल कहा जाता है। अगर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इससे कम है और किससे ज्यादा है, 0.01 से ज्यादा है, 0.01 से ज्यादा है, तो हम बोलते हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल है, थोड़ा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं मान सकते। इससे कम मोल्स उसके हर लीटर पे सॉल्युबल हो पा रहे, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे। और तीसरी वाली चीज है कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इससे भी कम है, इससे भी कम है, यानी किससे कम है बोलो, 0.01 मोलर से भी कम है। सो वी कैन से दैट कि जो हमारा सॉल्ट है वो स्पैरिंगली सॉल्युबल या बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल बोल सकते हैं। मतलब कि उतना सॉल्युबल मानेंगे ही नहीं उसको, अगर कंसंट्रेशन इतनी है पर लीटर पर, पूरा मैक्सिमम घुलने के लिए। अच्छा आप ये भी दिमाग में सोच सकते हैं कुछ चीज ज्यादा क्यों घुल रही है, कुछ चीज कम क्यों घुल रही है। देखो वो पानी के साथ इंटरेक्शन है, आपको पता होना चाहिए। पानी जो होता है ना पोलर नेचर का होता है, मतलब इसके पास आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण ये माइनस होता है, ये प्लस होता है कि नहीं होता। तो कोई सोर्स के अंदर जो प्लस माइनस बनता है 1 के साथ बॉन्ड बना लेता है इजीली, कुछ में नहीं बना पाता। जो इजीली बॉन्ड बना लेता है वो सॉल्युबिलिटी हो जाती है।
12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे जहां पर सिखाया जाएगा पोलर डिसॉल्व, पोलर अनपोलर, अनपोलर डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक का कांसेप्ट चलता है। तो कुछ चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीजें नहीं होती। जैसे नमक मिलाते हो एकदम डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि नमक का सीन क्या होता है, नमक के अंदर प्लस माइनस होता है, ये भी प्लस माइनस होता है, पोलर पोलर का बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। बट शुगर होती है C12H22O11, शुगर इतनी जल्दी डिसॉल्व नहीं होती, आपको पता है, बिकॉज इसमें प्लस माइनस या पोलैरिटी नहीं होती है। तो मेरी बात को ना बस अभी ये तो थ्योरेटिकल चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने लग रहा हूँ। ये वाली बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है? मेन मुद्दा आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, ये वाली बात आपको क्लियर हो जाती है। बताओ किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी, अगर कोई आपको बता रहा है कि किसी चीज की सॉल्युबिलिटी 2 मोलर है, क्या मतलब है? वो आपको बता रहा है कि उस सॉल्ट का मैक्सिमम कितना अमाउंट पर लीटर पे डिसॉल्व होता है, 2 मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है, मैक्सिमम अमाउंट है इसका। सॉल्युबिलिटी हमेशा मैक्सिमम अमाउंट के बारे में बताती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ो, अब आ जाओ जो मुझे एक्चुअल में सिखाना है आप लोगों को। चलिए मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं NaCl का। आपने NaCl को पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर जब आप NaCl को डालोगे तो NaCl तो सॉलिड फॉर्म में डालोगे आप, ध्यान देना। मैं पानी के अंदर जब इसको डालोगे, ऐड करोगे, तो ये पानी के अंदर जाके टूटेगा Na+ आयंस में और Cl- आयंस में। मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने इसके बगल में लिखा एक्वस, क्योंकि आप पानी के अंदर इस नमक को डाल रहे हैं। अब यहां पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एंट्री होने वाली है। पानी के अंदर आपने NaCl डाला, ये सीखना भाई सब बच्चे, ये सीखना जरूरी है। अच्छा, नमक तो आपने प्योर सॉलिड फॉर्म में डाला होगा, वो तो बाहर से आपने डाला, उसका कंसंट्रेशन मैं कुछ नहीं लूंगा। पानी के अंदर जो गए हैं आयंस, उनका कंसंट्रेशन होगा। कैसे? आइए, आपने NaCl डाला जो कि अंदर जाके घुलेगा किसकी फॉर्म में, बोलो Na+ और Cl-। और मान लेते हैं इसका कुछ मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हुआ पानी के अंदर, जो भी है इसका मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व हुआ, ध्यान सुनना। तो इसके हर एक लीटर पर मान के चलता हूं, इसको मैंने पूरा घोल दिया। अब मैंने पा लिया कि इससे ज्यादा सॉल्ट ना पानी के अंदर घुल नहीं पा रहा है। उस वक्त पर अगर मान लेते हैं कि Na+ की सॉल्युबिलिटी S है, मेरी बात को सुनना, Na+ की सॉल्युबिलिटी कितनी है, बोलो S है। मतलब कि मान लीजिए कि Na+ का अमाउंट पर लीटर पर अगर 2 मोल पर लीटर मिल रहा है, मुझे बस बताइए Cl- का कितना मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को 1 लीटर पर जो Na+ आयंस मिले, 1 लीटर पर जो मुझे Na+ आयंस मिले, अगर वो मुझे 2 मोलर मिले, तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ Cl- कितने मिलेंगे? वो भी 2 मोलर मिलेंगे भाई, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि NaCl जब भी टूटता है, विशेष एक Na+ निकलता है और एक बोलो क्या निकलता है, Cl-। ढंग से सुनो इस चीज को, एक Na+ निकलता है और एक क्या निकलता है, बोलो Cl-। अगर Na+ के मेरे को 20 पार्टिकल मिल रहे हैं 1 लीटर पे, तो Cl के भी कितने मिलेंगे, 20, क्योंकि बराबर ही तो टूटते हैं ये चीज। अरे नहीं है मेरी बात सुनने, मतलब अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर, तो उसकी भी कितनी है, बोलो 2 मोल पर लीटर। मैं ये कहूंगा अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी भी बोलो क्या है, S है। उसकी S है तो इसकी बोलो क्या है, S है। अब जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, बोर्ड पे देखते चलो, थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा बढ़ने दो आगे। मुझे बताओ क्या आएगा, Na+ की कंसंट्रेशन, Cl- की कंसंट्रेशन। NaCl की कंसंट्रेशन नहीं लेनी है, प्योर सॉलिड है, कंसंट्रेशन नहीं काउंट करनी है। अब मुझे बताओ जरा क्या आएगा, S × S, और ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम हमने रख दिया Ksp। क्या नाम रख दिया, बोलो Ksp का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सुनना पूरी बात, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया Ksp, जो कि आया S²। क्या है बोलो? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर S ज्यादा हुआ, 2 मोल पर लीटर की बजाय 5 मोल पर लीटर हुआ, तो Ksp बोलो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, सुना? अगर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर की बजाय 5 मोल पर लीटर मिली, तो मुझे बताओ जरा ये वाला Ksp भी ज्यादा आएगा। अरे एक में 2 का स्क्वायर आएगा 4, एक में 5 का स्क्वायर आएगा, बोलो कितना, 25। अगर 10 मोल पर लीटर मिली तो कितना आएगा, 100। तो जिन भी सॉल्ट्स का, अब इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, जिन भी सॉल्ट्स के डब्बों पे Ksp ज्यादा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बोलो, तो Ksp तभी ज्यादा आएगा जब सॉल्युबिलिटी क्या रही होगी, बोलो ज्यादा। उसके आयंस की सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका Ksp बोलो क्या आएगा, ज्यादा। तो हायर वैल्यू ऑफ Ksp इंडिकेट्स दैट द सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। The higher solubility of the Ksp, मतलब higher value of the Ksp indicates that more solubility of the salt in the water। मेरी बात को समझो, जैसे एसिडिटी को बताने के लिए pH यूज होता है, बेस को बताने के लिए POH यूज होता है, या pH से भी अंदाजा लगा लेते हैं। एसिड्स कितने टूटेंगे उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या Ka यूज होता है, बेसिस के लिए Kb यूज होता है। नहीं आ रहा यार?
याद आ रहा है कुछ? वैसे ही सॉल्ट्स पानी में कितने ज्यादा सॉल्युबल होंगे उसके लिए दो चीजें इस्तेमाल होती है, या तो एस उसकी सॉल्युबिलिटी, एक बोले कि 2 मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी, एक बोले 3 मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी, बताओ कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है? बोलो। अरे भाई एक की सॉल्युबिलिटी 2 मोल पर लीटर है, एक की 3 मोल पर लीटर है, कौन सा सॉल्युबल है? 3, क्योंकि उसके 1 लीटर पे 3 मोल पार्टिकल मिल रहे हैं, एक के 1 लीटर में 2 मोल पार्टिकल मिल रहे हैं। और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी उसका केस भी बोलो क्या होगा? ज्यादा। तो आपको ध्यान रखना कि इस सॉल्ट का केस भी ये आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो यहां पर पुट करूंगा, केस भी निकल आएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा टॉपिक अजीब सा है, सुनते रहो बस, ठीक है? आएगा समझ में। आ जाओ एक और सॉल्ट लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। मुझे बस ये बता दो, कैल्शियम क्लोराइड जब टूटेगा तो जब पानी में जाएगा तो कौन कौन से आयंस आएंगे बताओ? एक तो आएगा कैल्शियम 2+, एक आएगा बच्चों Cl-। सुनना यार ढंग से ये चीज, आप समझ में आने लगी ये चीजें। कैल्शियम 2+ और Cl- को बच्चा ऐसे वैसे आपको 9th क्लास में पढ़ा है, जो नंबर इसके नीचे है वो उसकी वैलेंसी और जो नंबर इसके नीचे है वो, अरे क्रॉस करते थे भाई, बचपन की छोटी क्लास की चीजें हैं ये। तो कैल्शियम 2+ और Cl-, लेकिन कितने Cl आएंगे बोलो? 2। अब मैं आपसे बोलूंगा ना, जो ध्यान से सुन लेना, पानी के अंदर जब मैंने इस सॉल्ट को मिलाया होगा तो मुझे बस ये बताओ कि 1 लीटर पर अगर कैल्शियम के 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे, विशेष 1 लीटर पर अगर कैल्शियम के 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे तो मुझे ये बता क्लोरीन के कितने मिलेंगे? कैसे? बता। अगर 1 लीटर पर कैल्शियम के 2 मोल पार्टिकल मिलेंगे तो क्लोरीन के 4 कैसे मिलेंगे? अरे हर कैल्शियम क्लोराइड जब टूट रहा है तो 1 कैल्शियम देता है और 2 Cl देता है। तो अगर 1 लीटर पर सॉल्युबिलिटी, सुनो भाई विशेष क्या नाम है स्वयं, अगर 1 कैल्शियम आता है तो 2 बोलो क्या आते हैं? Cl। तो अगर 1 लीटर पर कैल्शियम की संख्या 10 है तो क्लोरीन की कितनी होगी? 20। तो यही तो बात कहना चाह रहा हूं। तो अगर मैं मान के चलूं कि इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी के दौरान ये कितना सॉल्युबल मिला बोलो? S अमाउंट से। कितना बोलो? S से। तो ये कितने से मिलेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं आया समझ। ये बात यही समझनी है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर तुम नहीं फंसोगे। मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोगों को पहले, लेकिन इसको पकड़ना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वंश नहीं है ये बात समझ में? अगर ये मेरे को S मिले तो वो मुझे कितने मिलेंगे? 2S। मतलब इसके जितने भी पार्टिकल मिलेंगे हर लीटर पे, इसके कितने मिलेंगे? दुगने पार्टिकल्स मिलेंगे, बिकॉज़ ये ब्रेक टू Cl में होता है। समझ आया? तो मुझे बताना जरा इसका KSP कितना आएगा? इसका KSP, अच्छा इसको नहीं लेना होता कंसंट्रेशन में सॉलिड है, बस इधर ध्यान रखने वाली चीज। तो कैल्शियम 2+ की कंसंट्रेशन और बोलो क्या आएगा? Cl- की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि भूलिए मत प्रिंस, भूलो मत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकलता है। कंसंट्रेशंस लेते हैं, जहां पर आगे 2 नंबर तो पावर में भी जाएगा। अंकित नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अब मुझे बता क्या आएगा KSP? तो मैं बोलूंगा कैल्शियम 2+ की कंसंट्रेशन S, इसकी बोलो कितनी? 2S का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? 4S का क्यूब। क्या आएगा? इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे निकलेगी, KSP आएगा 4S क्यूब। अब ऐसा अगर पता होगा तो निकल जाएगा। बस तुम अभी ये सीखो, क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। ये समझ में आ गई बात? अरे नहीं आया बात। अब जरा इसका मुझे करके दिखाओ, कौन बच्चा करके दिखाएगा? AlCl3 अगर पानी में घोला तो पहले मुझे बताओ बच्चों आयन कौन कौन से आएंगे? सब बच्चे बोलो। 3 इसके नीचे है तो वो वैलेंसी उसकी है। आयुष 3 इसके नीचे है तो वैलेंसी किसकी है? बोलो Al की। तो Al के ऊपर आएगा 3+, समझते हैं? और Cl के ऊपर क्या आएगा? तो मैं ये कहता हूं जब मैंने उसको डाला होगा पानी के अंदर तो वो अंदर जाके Al 3+ में और Cl- में टूटे होंगे। लेकिन एक बात पक्की है, एक Al आया होगा तो कितने Cl आएंगे? तो अगर 1 लीटर पर मेरे पास 50 Al है तो 150 Cl होंगे। नहीं लगता? नहीं लग रहा? पक्का? अक्षर नहीं है ये बात समझ में? भाई आप मुझे एक बात करो ना, अगर सॉल्युबिलिटी की कुछ भी बात करोगे, अगर इधर भाई आशीष, अगर Al3+ की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी कुछ S है तो क्लोरीन की कितनी होगी? 3S होगी ना। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि मेरे को तो Al के पार्टिकल सर 50 पार्टिकल मिल रहे हैं हर 1 लीटर पे, तो यार Cl के तो 150 मिलेंगे आप लोगों को। तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसकी बोलो कितनी आएगी? बोलो 3S आएगी। समझ नहीं आ रहा सर कैसे? क्योंकि सर एक Al3+ Cl- कितने बोलो? 3 आएंगे। बैलेंस करके देखो ना, 1 Al 3 Cl। समझ आया? जो नंबर इसके नीचे वो उसकी वैलेंसी, जो नंबर इसके नीचे वो उसकी वैलेंसी। तो मैं कहूंगा पर लीटर पर, धीरे धीरे समझ में आने लगा। मैं शुरुआत से क्या कराने की कोशिश कर रहा था, आपको पता लगेगा पर लीटर पर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसके पार्टिकल डेफिनेटली 3S मिलेंगे। अगर इसको 2 मोल पर लीटर सॉल्युबिलिटी बोलोगे इसकी तो इसके कितनी मिलेगी? 6 मोल पर लीटर मिलेगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पार्टिकल 3 गुना फालतू मिलेंगे हर लीटर उसके कंपैरेटिव। नहीं है फालतू?
तो क्या होगा केस बी? बताओ बताओ क्या होगा? Al3+ की कंसंट्रेशन लेंगे और क्या लेंगे? Cl- की कंसंट्रेशन का क्यूब, और बोलो क्या आएगा? S गुना में क्या आएगा? 3s का क्यूब, बोलो कितना आएगा? 27 s की पावर 4, इसका केस भी आएगा। कुछ पल्ले पढ़ भी रहे हैं, चले जा रहे हैं बस। आया समझ में? एक और चीज बताता हूं, मान लो, हाँ तुम लोग ही करोगे, अगला चिंता मत करो। मान लो, बस एक मेरे पास ना ऐसा कंपाउंड है A2H3, मैं एलिमेंट्स की फॉर्म में नहीं ले रहा, A2H3 बोल रहा हूं, आयनिक कंपाउंड है, टूटेगा। देवदत्त तुम बताओ मुझे, A एटम के ऊपर कितना चार्ज है? +2 है। जब मैं ये स्प्लिट होएगा, जैसे ये स्प्लिट हुआ था तो A पे +3 आया था, Cl पे -1 आया था। मैं बोल रहा हूं जब ये स्प्लिट होगा A पे कितना चार्ज आएगा? +3 ना, क्योंकि जो इसके नीचे नंबर है वो उसकी वैलेंसी होती है, और जो इसके नीचे नंबर है वो, भूल गए क्या? बचपन में ऐसे क्रॉस करके पढ़ा था। तो क्लास मुझे एक बात बताओ प्लीज बच्चों, A के ऊपर कितना चार्ज आएगा? ये ढंग से सीखना, ये आपने नहीं करा अभी, सुनो ढंग से। A के ऊपर +3 आएगा और X के ऊपर, एग्री करते हो? यस सर, एग्री करते हो? अच्छा, A कितने हैं बोलो? 2, और X कितने हैं बोलो? 3। अब मैं ये कहूंगा कि देखो, अब यहां पर हिसाब किताब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, मेरी बात को समझना। अगर इसके S मिलेंगे, मतलब इसके पार्टिकल S मिलेंगे, मतलब कुछ नंबर में मिलेंगे, तो इसके दुगने भी नहीं है, मतलब 1.5 गुना एक तरीके से। कितने गुना है बोलो? 1.5 गुना। तो या तो लिखोगे इसका S तो इसका 1.5S, लेकिन इतना कंफ्यूजन मत करना। आप यूं करना कि अगर इसके 2s पार्टिकल मिल रहे, कितने मिल रहे बोलो? 2s। तो इसके कितने मिलेंगे? 3s। अरे मतलब कहने का मतलब जैसे 100 है, 2s की वैल्यू 100 है, तो इसका बोलो कितना मिलेगा? 3s बोलो कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। मतलब जितना नंबर है उसके हिसाब से बोल दो। इसका 2s आएगा तो बोलो इसका कितना आएगा? 3s आएगा। इसके पार्टिकल्स अगर सॉलिबिलिटी में 2s है तो इसके बोलो कितने? बोलो 3s है। तो मुझे तुम ऐसे में बताओ जो केस भी आएगा बच्चों, क्या आएगा? सब बच्चे, A3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, पल्ले पढ़ भी रहे कि नहीं पढ़ रहे? नहीं आ रहा। और X2- की कंसंट्रेशन का क्यूब, बताओ क्या आएगा? 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब, 3 का क्यूब 27 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 27 को 4 से करूंगा तो 108 108 s की पावर 5 KSP आ जाएगा। कोई दिक्कत लगी? और क्या दे देगा? और क्या दे देगा? सुन, और घुमाएगा सॉल्ट को तो क्या करेगा? लो, इस सॉल्ट को जानते हो? कोई बता सकते हैं किसकी साइन से ब्रेक होगा? सर ये Na+4 हो जाएगा। देखिए SO4 ना पूरा -2 चार्ज है अपने ऊपर, ये पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ चुके हो, इतनी बार करवा चुका हूं। और Na+ का होता है, तभी Na के, ये देखो SO4 पूरा साथ में बोला जाता है। SO4, हाँ भाई, इनके रेंज SO4 पूरा साथ में बोला जाता है हमेशा, पता है नहीं वाली बात? यस सर। नहीं आ रही बात। तो जो 2 नंबर नीचे है इसके, वो SO4 की वैलेंसी है, और जो SO4 के साथ 1 है वो किसकी वैलेंसी है बोलो? Na। अब 2 Na है और 1 SO4 है, बन गया? स्वयं नहीं आ रही बात समझ में? यार SO4 पूरा जो होता है ना, उसके ऊपर -2 चार्ज होता है, वो खुद भी पता होना चाहिए। सल्फेट में -2, अक्षत नहीं आ रही बात समझ में? और Na के ऊपर कितना होता है? +1 होता है, लेकिन 2 Na। बताओ इसकी कितनी आएगी? 2s। इसकी बोलो कितनी आएगी? s। इसकी 2s तो उसकी बोलो कितनी? s। बोलो KSP कितना आएगा? Na+ का कंसंट्रेशन का स्क्वायर और SO4 2- की कंसंट्रेशन, बोलो 2s का स्क्वायर और s, बोलो कितना आएगा? 4s क्यूब। बताओ जरा, सबको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन लिखते हैं जल्दी से, लिखो। अच्छा, एक मुझे करके दिखाओ, एक मैं बढ़िया सा दे रहा हूं आप लोगों को। जिरकोनियम 3 फॉस्फेट 4, जिरकोनियम 3 फॉस्फेट 4। किसी को नहीं पता होना तो फॉस्फेट जो होता है ना, उसके ऊपर 3- होता है। वैसे सोचने की जरूरत नहीं थी, मैंने बना के दे रखा है। जो जिरकोनियम के नीचे नंबर है वो उसकी वैलेंसी है, जो फॉस्फेट के नीचे नंबर है वो उसकी वैलेंसी। मुझे बस इसका केस भी बताओ जल्दी से, जल्दी केस भी बताओ उसका। पूरी क्लास इसका केस भी जल्दी निकालेगी।
नहीं हो पाया? विशेष 81 S11 आ रहा है क्या? नहीं 81 S11 तो नहीं आएगा, गलत 81 S11। सर क्या आंसर क्या है? तुम बताओ। 256 S7 गलत है। S7 ठीक है लेकिन 256 नहीं है। 6912 S7 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं तो बताया था सर इसने मल्टीप्लाई करके सही कर लिया। अंकित नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं हो रहा यार? एक बात था, एक सॉल्ट है। अरे बच्चों जिसका हो गया ठीक है, बोर्ड पे देखो, शोर नहीं, देखो मुझे क्वेश्चन नहीं कराना है, 15 मिनट बचे। मेरे पास एक सॉल्ट है, हर सॉल्ट के अंदर क्या होगा रेहान? एक कटायन और एक, तो कटायन कौन सा? पहले वाला कटायन होता है, दूसरे वाला क्या होता है? ना। तो जिरकोनियम कटायन है। मुझे बस ये बताओ इस कटायन पे चार्ज कितना होगा? जो 4 नंबर दूसरे के नीचे लगा वो पक्का इसकी वैलेंसी नहीं होगी। अरे क्रॉस ही तो हुए होंगे ये क्रॉस होके ही तो जिरकोनियम 3 फॉस्फेट 4 बना होगा। तो जो 4 होगा वो किसके ऊपर चार्ज होगा? बोलो जिरकोनियम के ऊपर। और फॉस्फेट के ऊपर कितना होगा? प्लस। फॉस्फेट के ऊपर कितना होगा बताओ जरा? -3। अब नंबर बैलेंस करो, 3 जिरकोनियम तो 3 और 4 फॉस्फेट, तो यहां पर कर दो 4। अब मुझे तुम बताओ अगर इसकी सॉल्युबिलिटी 3s है तो इसकी बोलो कितनी होगी? 4s। तो मुझे बताओ KSP कितना आएगा? बोलो जिरकोनियम +4 की कंसंट्रेशन का क्यूब और फॉस्फेट की कंसंट्रेशन की पावर 4, 3s की पावर 3, 4s की पावर 4, 3 की पावर 3 होएगा 27, 4 की पावर 4 होएगा 256, s की पावर 7 होगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे 6912, s की पावर 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ भी या नहीं हुआ? नहीं आया ना समझ में? आयुष क्लियर है? अब तुम मुझे बताओ किसी भी सोल्ट का कटायन आयन ब्रेक कर लोगे? हाँ भाई विशेष, किसी भी सोल्ट का कटायन आयन ब्रेक कर लोगे? उसकी सॉल्युबिलिटी मान लोगे? अच्छा ये सॉल्युबिलिटी रट रहे हो? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर इसके 3s पार्टिकल मिलेंगे तो इसके कितने मिलेंगे? 4s। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। आप क्वेश्चन सुनो कैसा आता है, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये आता है एग्जाम में, या तो इन्हीं में से किसी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेगा आप लोगों को, या क्वेश्चन ये आएगा कैलकुलेट बच्चों प्लीज डिस्कशंस मत करना, 2 क्वेश्चंस कराने, दोनों में से कोई भी एग्जाम में आता है, इसलिए बोर्ड पे अच्छे सुनना। आपके सामने एक सॉल्ट दिया हुआ है A2H3, सुन लो A2H3 कह रहा प्योर पानी में मिला रहे हैं, मान के चलते कि ये आयन पानी से रिएक्ट नहीं करते, अगर वो रिएक्ट करके तो फिर उनके नंबर गड़बड़ कर जाएंगे, तो हम मान के चलते रिएक्ट, इसीलिए पानी रिएक्शंस के दौरान डीआयोनाइज्ड वाटर लेते हैं। ये तुम्हें 12th में जब प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तब बताऊंगा ये चीज। तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर A2H3 है और A2H3 मेरे पास सॉल्ट है। अब सुनो मुझे बताओ A के ऊपर कितना चार्ज आएगा, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, अब समझ गए तुम, +3। X के ऊपर कितना आएगा? चलो A के आगे नंबर कितना आएगा? 2, इसके आगे 3। तो अगर पानी में जब ये घुलने गए होंगे अंकित, तो अगर इसके नंबर 2s मिले होंगे तो इसके कितने मिलेंगे? बोलो 3s। यार s करके बोलूंगा ना तो फिर फ्रैक्शन में जाएगा कि ऐसा तो ये 1.5 गुना s है, तो मैं फ्रैक्शन वाला गेम करना नहीं चाह रहा, तो मैंने बोला अगर ये 2s है तो वो कितने है? बोलो 3s है। बिल्कुल सही चल रहा है। तो मुझे बताओ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसने क्या दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है? मुझे बस इसकी क्या बता दो? सॉल्युबिलिटी बता दो। मतलब KSP देके s पूछा है। हाँ भाई विशेष पीछे KSP देके s पूछा है। मुझे तुम एक बात दो, जितने भी सॉल्ट थे सब में KSP से s से कुछ ना कुछ रिलेशन था। अगर s दे देगा तो KSP निकल जाएगा और KSP दे देगा तो s। बस कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन अगर मुझे कोई भी एक चीज दे देगा मैं दूसरी वाली चीज निकाल लूंगा क्योंकि मुझे KSP और s का रिलेशन बनाना आ गया। मुझे KSP दे दोगे तो s निकाल लूंगा, s दे दोगे तो KSP। तो भैया बस मुझे इसी बात का ध्यान रखना है। तो मैंने कहा भैया मेरे को KSP मिला हुआ है। चलो सब बच्चे बोलो, सब बच्चे बोलो A3+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आएगा, x - 2 की कंसंट्रेशन का क्यूब आएगा। बोलो क्या आएगा? 2s का स्क्वायर
3s का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27 गुना 4 108 s की पावर 5। अब सब बच्चे बताओ केस पे कितना दिया हुआ है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -23। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैलकुलेशन कैसे होगा, बोर्ड पे देखिए मैं बताता हूँ कैसे होगा, आप बस बोर्ड पे देखिए। अब ये है s की पावर 5। एक बात सबसे जरूरी है वो 10 की पावर वाली जो कंफ्यूजन है, एक बात आप जरा मुझे एक छोटी सी बताओ, सुमित लिखना बंद कर भाई, ध्यान दो, ये कैलकुलेशन दिक्कत करेगी नहीं तो आप लोगों को। सामने s की पावर 5 है और यहां पर मान लो 10 की पावर 24 है, तो प्रॉब्लम है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि s की पावर 5 उधर जाएगा तो ये पावर वहां जाके बोलो क्या बन जाएगी 1/5। पता होता है इसमें ऐसा होता है। अरे जैसे तुम x स्क्वायर बराबर में बोलते हो 4 तो x वहां जाके ना 4 की पावर 1/2 होता है, जिसको रूट बोलते हो तुम, पावर उधर जाके फ्रैक्शन नहीं आ रही वाली बात, अपना मैथमेटिक्स सीखा छोटी क्लास में ना, तो पावर जो 5 है वो क्या होगी उधर जाके 1/5। अब 1/5 24 से तो सॉल्व होएगा नहीं, लेकिन मैं एक बात सोचता हूँ अगर ये इसकी पावर 5 और किसी तरीके से 10 की पावर ऐसी बन जाए जो 5 का मल्टीपल हो, 25 बन जाए या 20 बन जाए, 25 बन जाए या अगर ये 25 होता तो मैं सॉल्व कर लेता, क्योंकि 25 होगा तो बोलो क्या बनूंगा 10 की पावर 25 की पावर क्या आएगा 1/5, क्या आएगा 1/5। पावर होती है मल्टीप्लाई, 25 से 5 कटेगा, बोलो कितने में 5 पे 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर। तो मेरे को क्या ध्यान रखना है कि जैसा मेरा सॉल्युबिलिटी का पावर है ना 10 टू द पावर जो बन रहा है वो भी कुछ वैसा ही बने। समझो मेरी बात को, समझ नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा समझ में, तो मैं कैसे बनाऊंगा मेरी बात सुनो। ये s की पावर 5 108 को नीचे लाया पहले तो, इनटू में 10 की पावर -23 है। अरे साइंटिफिक नोटेशन हमें चेंज करनी आती है बच्चों, बोलो s की पावर 5 कितना आ जाएगा 1.1 डिवाइड बाय 108 करते हैं। डोंट वरी, कैलकुलेशन की चिंता मत करिए, पेपर में इसको ऐसे वन बना के दे देगा, कुछ और बना के दे देगा जिससे कैलकुलेशन इजी रहेगी। 108 से डिवाइड करा, ये आया 0.01, लो ऐसे ले लो 0.010, कुछ ऐसा बन रहा है, यही बन रहा है, देख लो 0.010, ठीक है, इनटू कुछ कहीं सर ने जबरदस्ती बना दिया पावर लाने के लिए। अब सुनो भाई, मुझे बनाना चाहिए 10 की पावर -25। साइंटिफिक नोटेशन शायद तुम्हें आता हो, मैं अगर पॉइंट को इस तरफ लेके जाऊंगा तो पावर और पीछे आएगी, मतलब पावर और छोटी हो जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में। तो मैंने क्या करा, अगर मैं पॉइंट को 2 आगे लेके गया तो बन गया 1.0 और ये पावर और 2 कदम पीछे आ जाएगी। शिवम में पॉइंट आगे जाता है पावर, और पावर पीछे जाने का मतलब क्या, यहाँ -23 होगा, यहाँ -24 होगा, यहाँ -25 होगा, पीछे जाती है। पॉइंट आगे जाएगा पावर पीछे आएगी, पॉइंट पीछे जाएगा पावर आगे जाएगी, ऐसे होता है ये। तो मैंने बोला कि पॉइंट को मैं 1.0 बना दिया तो 10 की पावर -25 हो गया। अब कौन बच्चा नहीं सोच सकता कि जब मैं s को लिखूंगा इधर आके पावर 1/5 होगी तो 1 की तो पावर 1/5 तो 1 ही आएगा, 1 की तो पावर कुछ भी हो, अरे 1 की तो पावर कुछ भी हो, क्या आएगा बोलो 1, और 10 की पावर -25 की पावर 1/5 होएगा, तो बोलो कितना आ जाएगा 10 की पावर -5। तो मुझे बताओ इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी जो है वो आ गई 10 की पावर -5 मोलर। मुझे बताओ ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है या हाईली सॉल्युबल है? आयुष 10 की पावर -5 0.00001 सर ये स्पैरिंगली है, मतलब ना के बराबर सॉल्युबल है, ना के बराबर, पानी में सॉल्युबल समझ ही नहीं आ रहा सर। पक्का बताओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्लियर हो रहा है? अरे भैया केस भी दिया हुआ था, वहां से मैंने एस निकाल लिया, नहीं आ रहा सर। एक और क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, जल्दी से देखिए जरा क्या है मेरे पास क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ लास्ट, फिर मैं न्यूमेरिकल्स के लिए तो लगा सकता हूँ क्लास। बोर्ड पे प्लीज बातें मत करिए, मैं आपको बोल चुका हूं इस टॉपिक से क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। या तो केस भी निकालने का बोलेगा सीधे जैसे मैं सिखा रहा था, या पिछले वाले क्वेश्चन में केस भी देके ऐसे पूछेगा
या ऐसा बोलेगा मैंने आपको 2 सॉल्ट दिए, सुनो भाई कौन कौन से सॉल्ट हैं, एक तो दिया ये सॉल्ट निकल हाइड्रोक्साइड और एक दिया मेरे को सिल्वर साइनाइड AgCl। सुन लो, दोनों की KSP दे दी, पहले वाले की भी KSP दे दी, दूसरे वाले की भी KSP दे दी, और बाद में बोलता है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट ज्यादा सोल्यूबल होगा। तो आपको इनका S निकालना है, क्या निकालना है इनका, और देखना है कि जिसका S ज्यादा होगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्लियर हो रहा है? तो कैसे निकलेगा ये समझते हैं। मुझे तुम ये बताओ, अगर ये सॉल्ट टूटेगा, विशेष एक बार गेट बंद कर लो, शोर बहुत कर रहे हैं। अगर ये सॉल्ट टूटेगा बच्चों, क्या तुम जानते हो कि OH के नीचे दिया नंबर उसकी वैलेंसी है प्रिंस, और निकल के नीचे नंबर दिया उसकी वैलेंसी है। तो मुझे बता क्या आएगा, निकल पे तो आएगा +2, OH पे आएगा -1, हाइड्रोक्साइड होने OH माइनस बताओ, और ये 2 आएंगे क्योंकि 2 OH बैलेंस भी करना है। अब तुम मुझे बताओ, अगर ये मेरे को S नंबर्स में मिले, तो ये कितने नंबर में मिले होंगे, S नंबर्स में, तो जो इसकी KSP होगी वो क्या होगी, निकल +2 की कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन का स्क्वायर। नहीं आ रहा है समझ में? अरे यार दोनों की KSP दी हुई है, दोनों की KSP दी हुई है, मैं दोनों की KSP से S निकाल लूंगा, जिसका S ज्यादा मिलेगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा अपने पानी के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया वही जो क्वेश्चन है पिछले वाला, बस इसमें कंपेयर कर दिया। इधर बातें नहीं भाई, मुझे बताओ क्या आएगा, S 2S का स्क्वायर बोलो क्या आएगा, 4S3, दिस इज KSP। चलो सब बच्चे बोलो KSP की वैल्यू कितनी है इसकी, 2 × 10 की पावर -15, 4S3। सही बात है। 4 को लाता हूं नीचे, बताओ कितना आएगा, 2/4 हो जाएगा, और 2/4 हो जाएगा 0.5। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा क्या S की पावर सही है 16 की वजह से? पावर 3 है, 15 से सॉल्व हो जाएगा। पावर आपको पता है, जैसे किसी की पावर 15 और पावर 1/3 आ जाए तो 5 बच जाएगी। अरे 25 के ऊपर 1/5 आया था तो 5 बचा था, 15 के ऊपर 1/3 आएगा तो 5 बचेगा। अरे क्या कहना चाहते हैं, नहीं यार बात। अच्छा पावर ही 5 होती है, S5 होता तो भी सही था, ये तो भी सही था, डिवाइड होना चाहिए बस नंबर को। तो मुझे तुम बताओ क्या आएगा, प्लस क्या आएगी सॉल्युबिलिटी बोलो इसकी, ये तो बन जाएगा 10 की पावर -5, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 0.5 की पावर 1/3, मतलब इसका क्यूब रूट होना चाहिए। अब आपको जैसे क्यूब रूट नहीं आता, छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए कि S की वैल्यू आ गई 0.5 की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर -5। फिलहाल यहाँ छोड़ दीजिए, दूसरे की वैल्यू देखते हैं, कंपैरिजन लग जाएगा, किसकी वैल्यू बड़ी होगी किसकी वैल्यू छोटी होगी। बस हमें ये बताना कौन ज्यादा सोल्यूबल है कौन कम सोल्यूबल है। इसका सॉल्व भी नहीं कर सकते आप लोग पावर 1/3 से, यही छोड़ना पड़ेगा आपको। आ जाओ इस पे, कौन बताएगा AgCN कैसे टूटेगा, Ag पे +1 CN पे -1। एटलीस्ट यार आयंस याद होने चाहिए आप लोगों को, और आप लोग कहेंगे सर कैसे याद होंगे यार, कहीं ना मैंने केमिस्ट्री में इनका जिक्र जरूर करा होगा। क्या मैंने आपको जो साइनो जो उसकी नेमिंग करा रहा था मैं नाइट्राइल्स की, क्या मैंने CN आपको नहीं लिखवाया था? हाँ भाई अक्षर, नाइट्राइल्स की नेमिंग करते हुए मैंने CN नहीं सिखाया था आप लोगों को, तो पता होना चाहिए CN अलग टूटता है Ag अलग टूटेगा। अंकित नहीं आ रहा था, इसके नीचे भी 1 उसके नीचे भी 1, दोनों की वैलेंसी बोलो क्या है, +1 -1 बोलो। इसकी S तो इसकी कौन बताएगा, KSP क्या आएगी, Ag प्लस की कंसंट्रेशन CN माइनस की कंसंट्रेशन S into S, तो KSP is equal to S square, and what is KSP? अब सुनो क्लास, थोड़ी समझदारी आप लोगों की तरफ से। यार 10 की पावर -17 तो शायद आंसर खराब कर देगा, क्योंकि आपको पता है वो S स्क्वायर है, या तो ये -16 हो या ये -18, आप जो मर्जी करना चाहे कर लीजिए। मान लेते हैं कि देखो ये क्या है ना, किसी को लगे सर ऐसे कैसे करूंगा, अरे यार ये 6.0 है भाई, एक तरीके से 6.0 है। अगर तुम 1 पॉइंट पीछे लेके गए तो पावर 1 आगे जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, -17 को बढ़ाओगे तो -16 आएगी, या तो वो कर लो, वही कर दूं। अगर तुमने इसको 1 पॉइंट पीछे करा, 6.0 है, पॉइंट पीछे गया तो 0.6 बनेगा। भाई देखो पता है क्या है, ये चीज ना 11th क्लास की सबसे स्टार्टिंग में कराई हुई चीज है, साइंटिफिक नोटेशंस। ये मैथमेटिक्स नंबर है, मैं उस नंबर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात एक ही है, कुछ भी कर लीजिए आप लोग इसमें, मैथमेटिक्स से सिंपल सा। नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे तुम बताना जरा S कितना आएगा बताना। 10 की पावर -8, शिवम 10 की पावर -8, और मुझे बताओ ये क्या आएगा 0.6 का। बस हमें नहीं करना सॉल्व उसको, हम लिखेंगे सॉल्युबिलिटी आ गई 0.6 का पावर हाफ। कौन बच्चा बताएगा किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? क्लियर कंपैरिजन है ना, क्यों हमें सोचना है ज्यादा कि सॉल्व करें, बहुत क्लियरली दिख रहा है इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू उसकी सॉल्युबिलिटी।
समझ आया कि नहीं आया? और वैसे हालांकि इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से भी आइडिया लग रहा था, तो हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड is more in aqueous solutions as compared to AgCl। क्लास 2 मिनट तसल्ली से सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूं। इन क्वेश्चंस में आप लोग कहां फंसने वाले हैं? योगिता 10 टू द पावर में तो नहीं फंसेंगे आप, समझ रहे हो 10 टू द पावर कैसे एडजस्ट करनी है। अगर वो पावर 5 है तो यहां पर 5 की पावर रखो किस तरीके से, 10 की पावर 10 रखो या 15 रखो या 20 रखो या 25 रखो। अरे कैसे रखेंगे? अरे पॉइंट्स को आगे पीछे करके कर सकते हो। इधर भाई आशीष, अगर यहाँ पर s की पावर 6 होता तो मैं यहाँ पर क्या करता है, 10 की पावर 6 रखता है, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 18, 10 की पावर 24, 6 के मल्टीपल में रखता, ताकि वो पावर 6 जब इधर आएगी तो 1/6 बनेगी और उसको सॉल्व कर दे। और बाकी जो नंबर बचेगा ना उसके ऊपर वैसी की वैसी पावर छोड़ के आ जाना। पावर 1/3 छोड़ दिया, पावर 1/6 छोड़ दिया, छोड़ देना, इसको मत कैलकुलेट करना। कोई टीचर डिमांड नहीं कर सकता इसको कैलकुलेट करके दिखाओ, मैथमेटिकली ऐसी कैलकुलेशन होगी ही नहीं, इसकी लॉगरिथम लगानी पड़ेगी तब हो पाएगी। वो उतना करना है, उतने तक जाना ही नहीं। समझ नहीं आया सर? आज पूरी क्लास एक टॉपिक पे थी भाई, सुन लो पूरी बात। और ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है और मैं इस बात को भी बता रहा हूँ, आएगा तो इनमें से कुछ आएगा जो आज कराया गया। अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आया तो मेरी बात को समझो बच्चों। 2 मिनट वापस से बोर्ड पे आओ, ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी क्या होता है। किसी भी चीज की सॉल्युबिलिटी अगर कोई आपको बता रहा है, आदर्श अगर किसी भी चीज की कोई आपको सॉल्युबिलिटी बता रहा है इतने मोल पर लीटर, तो वो क्या बता रहा है? वो उसका मैक्सिमम अमाउंट बता रहा है डिसॉल्व हुआ 1 लीटर पर। 1 लीटर पर उसका मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आ रही बात समझ में? किसी भी चीज का 1 लीटर पर मैक्सिमम कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ वो उसकी बोलो क्या होता है? सॉल्युबिलिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बोला एस से। तो जो मैं बार-बार एस लिख रहा था ना वो उसका मैक्सिमम अमाउंट था जो डिसॉल्व हुआ 1 लीटर पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कभी हम ये मान के चलेंगे कि किसी का अगर किसी के आयंस यहाँ पर S मिल रहे हैं तो दूसरे वाले के कितने मिल सकते हैं? 2s, क्योंकि अगर ये 1 निकल रहा है तो वो कितने निकल रहे हैं? 2। तो अगर ये S मिल रहे हैं हमें 1 लीटर पर तो ये कितने मिलेंगे? 2s मिलेंगे। बस उससे मैं आपको KSP निकालना सिखा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर किसी का S ज्यादा होगा तो KSP भी क्या होगा? बोलो ज्यादा। तो अगर कोई आपको सॉल्ट्स की KSP बताए, KSP यानी क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, तो आप समझ जाना कि वो उसकी सॉल्युबिलिटी का आपको आइडिया दे रहा है। अगर KSP ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, KSP कम है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। क्लियर हुआ भी या नहीं हुआ? तो मुझे तुम 3 बातें बताओ। एक तो क्या तुम किसी भी सॉल्ट का KSP निकालना सीख रहे हो? कैसे निकालोगे? जो नंबर इसके नीचे है अंकित, जो नंबर 1 के नीचे है वो दूसरे की वैलेंसी है, जो दूसरे के नीचे है वो उसकी वैलेंसी है। तो पहले तो वैलेंसी लगा देना, दूसरे के बाद जो नंबर इसके नीचे वही आगे आएगा। जिस कॉलम के नीचे 3 है 3 आ जाएंगे, फॉस्फेट 4 है तो 4 आ जाएंगे। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जो मैं A2X3 आप लोगों को बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ? 3 इसके नीचे तो वो उसकी चार्ज है और 2 इसके नीचे तो वो इसका चार्ज है। लेकिन 2 A आएंगे और 3 X आएंगे, उसके बाद वो 2s हो गए, 3s हो गए और उसके बाद मैंने KSP निकाल लिया। तो नंबर 1 3 की KSP निकालना आता है अक्षर? KSP निकालना आता है किसी भी सॉल्ट का? किसी भी सॉल्ट का KSP निकाल लोगे बताओ? आयंस में ब्रेक करके KSP निकाल लेना। और अगर KSP निकालना आ ही गया है तो फिर तुम्हारे को KSP और S का रिलेशन पता लग चुका है। वो KSP देगा तो S निकाल लूंगा, S देगा तो KSP निकाल लूंगा। यही चीज है बस, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है जो मैंने कराया आप लोगों को। समझ आया कि नहीं आया? पक्की बात है? श्योर ना? अब देखो ये खत्म हो गया एक तरीके से, मुझे बस क्वेश्चंस के लिए क्लास लगानी पड़ेगी। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि केमिस्ट्री हम किस तरीके से रिवीजन में स्टार्ट करेंगे, कहाँ से रिवाइज करेंगे, क्या चीजें रिवाइज करेंगे। जो आपको कंटेंट भेजा है वो उसी में से ही कराऊंगा मैं आपको सारा कुछ रिवीजन में, ठीक है? लेकिन ये बताओ जो टॉपिक अभी हुआ है वो क्लियर है आप लोगों को? अपने लेवल पे आप पढ़ते रहिए, बाकी रिवीजन में मैं करवाऊंगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें जरूर करवाऊंगा। हाँ, हाइड्रोकार्बन्स ना कराऊंगा रिवाइज, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? करें विनिश, जाओ।